हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एलिजाबेथन एज के राइटर क्रिस्टोफर मार्लो को डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स और इनके बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें जो होंगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, उनको डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, ये आज की हमारी वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले हम एलिजाबेथन एज पर एक ब्रीफ जो वीडियो है वो हम बना चुके हैं। तो दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना खराब करते हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक स्पेशल क्रेडिट प्रिया गर्ग जी को देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने ही मुझे ये सारा जो कंटेंट है जो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं वो उनके द्वारा ही लिखा गया है। और दोस्तों, आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर से कर लें। आने वाली वीडियोस को मिस ना करने के लिए जो बेल आइकन है आप उसे भी प्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। तो दोस्तों, क्रिस्टोफर जो मार्लो हुआ करते थे, इनका बैप्टाइज्ड हुआ था 26 फरवरी को। इसका क्या मतलब है कि एक सेरेमनी होती है क्रिश्चियनिटी में कि बच्चे के लगभग 7 दिन के बाद क्या किया जाता है, ये सेरेमनी की जाती है। तो हम ये इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि हमें इनकी बर्थ का जो डेट है उसके बारे में हमें एक्यूरेटली पता नहीं है। आप कहीं भी खोज लेंगे आपको इसके बारे में पता लगेगा नहीं, क्योंकि वहां पर एक गैस वर्क चलता है कि इनके टाइम में कि हाँ भी उस टाइम पर इनका जन्म हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, मतलब ये कि इसके बारे में हमें एक्यूरेटली जानकारी मिलती नहीं है, बट फिर भी हम मान के चलते हैं कि इनका बैप्टाइज्ड है वो 26 फरवरी 1564 में किया गया था। और 30 मई को 1593 को 29 साल की उम्र में इनकी हत्या कर दी गई थी। और ये क्या आते हैं, ये फेमस यूनिवर्सिटी विट्स का एक पार्ट भी है, क्योंकि आपको पता होगा यूनिवर्सिटी विट्स वो लोगों का एक ऐसे लोगों का ग्रुप है कि जो एक बहुत ही अच्छा लिटरेचर लिखा करते थे। और इन्होंने अपनी जो ग्रेजुएशन है या फिर कह सकते हैं कि जो अपनी पढ़ाई है ऑक्सफोर्ड या फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ही प्राप्त की है। तो उसमें से जो क्रिस्टोफर मार्लो हैं उनमें से एक आते हैं। इससे पहले हमने एलिजाबेथन एज में इन सातों यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में हमने थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ा था। और हम बात करें इनके निक नेम की, तो इनका निक नेम जो किट मार्लो है, इनको यह भी कहा जाता था। और हम अगर हम बात करें कि जो क्रिस्टोफर मार्लो थे, इनको और भी कई नामों से जाना जाता था, इनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे जो पहला नाम है, इनको मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसेंस भी कहा जाता था। और यहाँ पर रेनेसेंस के बारे में भी हमने पहले डिस्कस किया था। पूर्ण जागरण, किसका जागरण? कि ज्ञान का जागरण। और बहुत सारी जो चीजें थी उनके बारे में हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और स्पॉइल्ड चाइल्ड ऑफ रेनेसेंस, कि इनको स्पॉइल्ड चाइल्ड ऑफ रेनेसेंस भी कहा जाता था। और फादर ऑफ जो इंग्लिश ट्रेजेडी है, ये क्योंकि सिर्फ ट्रेजेडीज ही लिखा करते थे। इन्होंने अपने 5-6 साल के करियर में जितना भी इन्होंने लिटरेचर लिखा, इन्होंने सिर्फ ट्रेजेडीज ही ज्यादातर लिखी हैं, इसलिए इनको फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी भी कहा जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर मॉर्निंग स्टार ऑफ द ग्रेट एलिजाबेथन ड्रामा, इनको ही कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा भी इनको ही कहा जाता है। अगर हम इनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करने की कोशिश करें तो इनको यहाँ पर ब्रिटिश प्लेराइट थे, पोएट एंड ट्रांसलेटर भी थे। इन्होंने बहुत सारे यहाँ कह सकते हैं कि इनको अरेस्ट कर लिया गया था। क्यों? क्योंकि अथिस्ट थे। अथिस्ट कौन होता है? जो कि भगवान में विश्वास नहीं करता, गॉड की एग्जिस्टेंस में विश्वास नहीं करता, इसलिए इनको अरेस्ट कर लिया गया था। और ये कंटेम्परेरी थे शेक्सपियर के। ऐसा माना जाता है कि शेक्सपियर के जन्म से पहले, इनका कुछ महीने पहले इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इसलिए इनको कंटेम्परेरी ऑफ शेक्सपियर कहा जाता है। और इन्होंने ब्लैंक वर्स का बहुत ही ज्यादा यूज किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ ब्लैंक वर्स भी कहा जाता है। और यहाँ पर इन्होंने ऐसा माना जाता है कि ये स्पाई के रूप में, एक जासूस के रूप में भी इन्होंने काफी काम किया है। वैसे दोस्तों, इसका भी पुख्ता सबूत हमें मिलते नहीं है, बट इनको फिर भी ऐसा माना जाता है कि एक स्पाई के रूप में इन्होंने बहुत काम किया है। और इनकी एक अननेचुरल डेथ हुई थी। अननेचुरल डेथ का ये मतलब है कि इनकी जो मौत है वो किसी के द्वारा की गई थी, जिनका नाम था इनग्राम फ्रीजर। इनग्राम फ्रीजर नाम के एक पर्सन ने इनको चाकू मारकर इनकी जो हत्या थी वो कर दी थी। और यहाँ पर इनको सेनेकन ट्रेजेडी इनटू इंग्लिश लाने का भी जो श्रेय है इन्हीं को दिया जाता है, कि इन्होंने जो सेनेकन ट्रेजेडी है ये भी इंग्लिश में यही लेकर आए थे। और इन्होंने यहाँ पर अपने पूरे कार्यकाल में, अपने समय में, जब तक ये जीवित थे, इन्होंने लगभग यहाँ पर टोटल प्लेज लिखे। कितने प्ले लिखे? यहाँ पर इन्होंने 7 जो प्ले हैं वो लिखे थे। और जो बेन जॉनसन है, बेन जॉनसन को आपको भी ये भी पता होगा कि जो बेन जॉनसन जो हुआ करते थे, उन्होंने मार्लो की ब्लैंक जो वर्स हुआ करती थी उनको माइटी लायंस के नाम से यहाँ पर संबोधित किया है। और यहाँ पर जो रोल है सेंट्रल कैरेक्टर का, इन हिज प्ले ऑलवेज प्लेड बाय एडवर्ड एलन। और अक्सर यह देखा जाता है कि जब भी वो अपने प्ले में, अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सेंट्रल कैरेक्टर हुआ करता था, मेन कैरेक्टर का जो रोल प्ले किया जाता था, वो एडवर्ड एलन के द्वारा ही इनके प्लेज में वो किया जाता था। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो इनका फर्स्ट प्ले था, ठीक है दोस्तों, फर्स्ट जो प्ले था इनका डिडो द क्वीन ऑफ कार्थेज, इनके किनके साथ कोलैबोरेशन में किया था? इनको लिखा था, इन्होंने कह सकते हैं कि आप थॉमस जो नैश हुआ करते थे, ये भी एक यूनिवर्सिटी विट्स के ग्रुप के एक पार्ट हुआ करते थे, मेंबर हुआ करते थे। तो इनके यहाँ पर कह सकते हैं कि इनके साथ कोलैबोरेशन में इन्होंने ये जो वर्क है डिडो द क्वीन ऑफ कार्थेज
उनके साथ ही कह सकते हैं कोलैबोरेशन में ये लिखा था, बट वाज नॉट परफॉर्म्ड इन थिएटर। बस इसको क्या किया गया था, अभी परफॉर्म नहीं कर पाए थे ये थिएटर में, इनको सिर्फ चिल्ड्रन ऑफ द चैपल द्वारा ही परफॉर्म इनको करवाया गया था। अगर हम बात करें यहाँ पर दूसरे प्ले की, तो ये था टेम्बरलेन द ग्रेट। टेम्बरलेन द ग्रेट फर्स्ट, इसके जब इन्होंने ये प्ले को परफॉर्म किया तो इसके बाद इनको काफी ज्यादा जो प्रसिद्धि है, जो फेमस है, जो पॉपुलैरिटी है, वो काफी देखने को मिल रही थी। अगर हम बात करें इसको परफॉर्म कब किया गया था, लगभग 1587 में लंदन में आप कह सकते हैं कि इसको परफॉर्म किया गया था, और इसको जो पब्लिश है वो लगभग 1590 में इसको पब्लिश है वो किया गया था। और यहाँ पर ये एक अकेला ऐसा काम है, एक अकेला इनका ऐसा वर्क है जो पब्लिश हुआ था इनकी लाइफ टाइम में। मतलब ये कि जब तक ये जीवित थे तो ये एक अकेला ऐसा वर्क था। ठीक है दोस्तों, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अकेला ऐसा वर्क था जो कि इनके जीवित रहते ही ये पब्लिश किया गया था। और यहाँ पर जो उनके और सारे जो वर्क थे, जैसे ऑल अदर वर्क्स पब्लिश्ड पोस्टमसली, इसका मतलब है कि पोस्टमसली की मतलब कि इनकी डेथ के बाद, इनके मरने के बाद जो बाकी के जो वर्क्स हुआ करते थे उनको यहाँ पर पब्लिश किया गया था। अगर हम यहाँ पर बात करें थर्ड प्ले की, तो वो था टेम्बरलेन द ग्रेट सेकंड। इससे पहले हमने पढ़ा था टेम्बरलेन द ग्रेट फर्स्ट, ये सेकंड पार्ट था। इसके बाद इन्होंने लिखा था फोर्थ एडवर्ड सेकंड। ओनली ये अकेला ही एक हिस्टोरिकल प्ले है जिसको पब्लिश किया गया था 1594 में, 1594 में, रिटन बाय मार्लो, इसको मार्लो ने लिखा था। और यहां पर हम कह सकते हैं कि जो शेक्सपियर का एक प्ले है, रिचार्ड टू नाम का एक शेक्सपियर का प्ले है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, अभी नहीं बट जब हम शेक्सपियर का जो वर्क है, शेक्सपियर के जब वर्क्स की चर्चा करेंगे उसमें हम शेक्सपियर के बारे में पढ़ेंगे कि उनका एक वर्क हुआ करता था रिचर्ड सेकंड के बारे में, रिचर्ड सेकंड नाम से। तो उसमें क्या किया गया था, वो इनके इसी वर्क पर बेस्ड था। कौन से वर्क पर, एडवर्ड सेकंड जो हिस्टोरिकल प्ले है जो कि 1594 में, 1594 में जो इनका पब्लिश हुआ था। शेक्सपियर ने इनके ही नाम पर, ये जो कह सकते हैं इस प्ले के नाम पर ही जो रिचर्ड सेकंड है इसको यहां पर लिखा था। अब हम बात करें यहां पर अपने फिफ्थ प्ले की, तो द ज्यू ऑफ माल्टा, ये एक रिच मर्चेंट की स्टोरी है, जो व्यापारी होते हैं, एक बहुत ही अमीर व्यापारी की कहानी है। तो माल्टा क्या है इसमें, द ज्यू ऑफ माल्टा में जो माल्टा है ये एक आइलैंड का नाम है। आइलैंड तो आप सभी को पता होगा, ये होता है द्वीप, जो ऐसा द्वीप मतलब कि जो चारों ओर से पानी से घिरा हो। तो ये माल्टा नाम एक आइलैंड जो है उसके नाम पर ये जो रखा गया था, इसका नाम द ज्यू ऑफ माल्टा। और यहाँ पर जो नेम ऑफ ज्यू है, वो जो ज्यू था जो सभी क्रिश्चियन को नफरत किया करता था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये जो ज्यू था इसका नाम था बारबास। ठीक है दोस्तों, उसका नाम था बारबास। और यहाँ पर जो शेक्सपियर प्ले है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये भी इसी प्ले के ऊपर बेस्ड था। तो हमें ये देखकर ये तो पता लग ही रहा है ना कि इसमें जो शेक्सपियर और इनके वर्क्स में आपको कितना ज्यादा रिलेशनशिप है वो देखने को मिलता है। और इनका जो फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क है द फेमस ट्रेजेडी ऑफ द ज्यू ऑफ माल्टा। ठीक है दोस्तों, द फेमस ट्रेजेडी ऑफ द ज्यू ऑफ माल्टा, मतलब ये कि जब इसको पहली बार जो पब्लिश किया गया था तो ये इस नाम से पब्लिश किया गया था। वैसे इसका क्या नाम था, द ज्यू ऑफ माल्टा, बट वैसे जब इसको पहली बार पब्लिश किया गया था तब इसका नाम क्या था, द फेमस ट्रेजेडी ऑफ द ज्यू ऑफ माल्टा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करें डॉक्टर फॉस्टर्स, इनका जो सिक्स्थ प्ले था इसका नाम क्या था पहले। तो दोस्तों ये जो डॉक्टर फॉस्टर्स का जो वर्क है ये जर्मन नैरेटिव से इसका सोर्स है वो लिया गया है, मतलब ये कि वहां से इसको लिया गया है। और दोस्तों अगर हम डॉक्टर फॉस्टर्स की बात करें तो ये एक ऐसी कहानी है, एक ऐसे इंसान की कहानी है जो अपनी आत्मा को सैटन को है वो बेच देता है। जब वो सैटन को बेच देता है तो उसको 24 सालों के लिए कह सकते हैं कि उसको बहुत सारी जो शक्तियां हैं वो यहां पर मिल जाती हैं। तो इसका जो एंड है, ट्रेजिक एंड है, वो बहुत ही बुरा होता है। तो ये एक ऐसे इंसान की कहानी है। तो इसका जो पहली नाम रखा गया था वो रखा गया था द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स। तो आप इसको याद कर सकते हैं, द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स। और जो यहाँ पर डॉक्टर फॉस्टर्स थे वो कौन थे, जर्मन एक स्कॉलर हुआ करते थे। और यहाँ पर जो लूसीफर हुआ करता था वो सैटन का नाम है, लूसीफर एक सैटन का नाम है। और यहाँ पर जो मेफिस्टोफेलिस जो हुआ करता था ये इस लूसीफर का क्या कह सकते हैं कि नौकर हुआ करता था, डेविल का। ठीक है दोस्तों, मेफिस्टोफेलिस ये लूसीफर का नौकर हुआ करता था। और ये जो वैगनर था ये किसका नौकर था, ये डॉक्टर फॉस्टर्स का नौकर हुआ करता था। और जो यहाँ पर मैं आपको बता ही चुका हूं कि इमीडिएट जो सोर्स है इस प्ले का वो जर्मन नैरेटिव से लिया गया है। तो ये बात रही डॉक्टर फॉस्टर्स की। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो आपका लास्ट प्ले है, इसके बाद हम दो पोएम्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। द मैसेक्रे एट पेरिस, ये इनका 7th कह सकते हैं प्ले था। इसका जो फुल टाइटल था वो क्या था, द मैसेक्रे एट पेरिस विद द डेथ ऑफ द ड्यूक ऑफ गाइज। तो इसका ये फुल टाइटल था। अगर हम बात करें ये इनकम्प्लीट प्ले था। ठीक है दोस्तों, द मैसेक्रे एट पेरिस ये इनका ऐसा प्ले है जिसको कंप्लीट ही नहीं किया गया था और इसको बाद में
एक थॉमस लॉज नाम के एक पर्सन हुआ करते थे जो कि एक ये भी क्या हुआ करते थे, यूनिवर्सिटी वेट का पार्ट हुआ करते थे। इन्होंने इस नॉवल को नहीं, इस प्ले को बाद में इसको कंप्लीट किया था। और इसमें अगर हम बात करें द मैसेकर एट पेरिस डील्स विद सेंट बैथलोम्यू डेज मैसेकर एट 1572, इससे ये डील करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इतनी सी बात रही द मैसेकर एट पेरिस की। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं दो पोएम्स की जो इनके द्वारा लिखी गई थी, तो उसके बारे में भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर हीरो एंड लिएंडर नाम का आपको यहाँ पर एक पोएम देखने को मिलती है। इसमें आपको मेनली होमोसेक्सुअल जो थीम है इस प्ले में नहीं, पोएम में, वो आपको देखने को मिलता है। इसमें जो हीरो है वो मेन फीमेल करेक्टर है। ठीक है दोस्तों, वैसे आप कई बार कंफ्यूज हो सकते हैं कि हीरो कैसे किसी लड़की का नाम हो सकता है, तो कई बार अक्सर हम इन बातों में उलझ जाते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर स्पेशली लिखा भी हुआ है कि जो हीरो था ये एक फीमेल करेक्टर यहाँ पर हुआ करती थी, और जो लिएंडर था ये यहाँ पर मेल करेक्टर है, वो यहाँ पर हुआ करता था। और दोस्तों क्या हुआ करता था कि जो ये हीरो हुआ करती थी ये लालटेन लेकर एक टावर पर बैठ जाती थी, और क्या होता था कि वहां पर एक लाइट हाउस हुआ करता था, उस पर बैठकर ये ना एक लाइट वगैरह लैंप होता था उसको दिखाया करती थी। तो जो लिएंडर हुआ करता था वो नदी में तैरकर इससे मिलने आया करता था। ठीक है दोस्तों, फिर एक दिन क्या हुआ कि एक दिन बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लम होगी, वो जो लिएंडर था वो वहां पर डूब के मर गया। तो इसने देखा, जब हीरो ने इसकी बॉडी देखी, डेड बॉडी देखी, तो इसने भी वहां पर छलांग लगा दी उसी कह सकते हैं समुद्र में, और वो भी वहां पर मर गई। ठीक है दोस्तों, तो ये एक छोटी सी कहानी थी, मैंने वैसे कोशिश की थी आपको थोड़ा सा बता दूं। वैसे ये भी एक इनकम्प्लीट पोएम है, बाद में इसको जॉर्ज चैपमैन नाम के पर्सन ने इसको कंप्लीट किया था, जो कि जॉर्ज चैपमैन नाम के जो पर्सन हुआ करते थे, राइटर हुआ करते थे, ये भी कंटेम्प्रेरी हुआ करते थे मार्लो के। अब हम बात करते हैं यहाँ पर द पैशनेट शेपर्ड टू हिज लव, ये इनकी सेकंड पोएम थी। ये एक पास्टरल पोएम है। अब आप पूछेंगे कि पास्टरल पोएम होती क्या है, तो पास्टरल पोएम एक ऐसी पोएम होती है जिसकी जो सेटिंग है, अब सेटिंग भी एक लिटरेरी टर्म है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सेटिंग क्या होती है। तो दोस्तों जो सेटिंग होती है यहाँ पर, जो पास्टरल पोएम की जो सेटिंग रखी जाती है वो एक ग्रामीण क्षेत्र होता है, जहां पर आप कह सकते हैं कि एक चरवाहा होता है जो कि अपनी भेड़ बकरियां चरा रहा होता है। तो यहाँ पर एक ओपनिंग लाइन है यहाँ से शुरू होती है, कम लिव विद मी एंड बी माई लव। ठीक है दोस्तों, कि भाई मेरे साथ आ जाओ, भी वो उससे थोड़ी बहुत रिक्वेस्ट करता है, जो उसकी बिलव्ड होती है, जिससे वो प्यार करता है, कि मेरे साथ रहने शुरू कर दो, मेरा जो प्रपोजल है उसे एक्सेप्ट कर लो। तो ये ओपनिंग लाइन है इस पोएम की। और यहाँ पर जो सर वॉल्टर रेलेग है, इन्होंने इसकी जो पोएम थी इसका बाद में रिप्लाई भी किया था। ठीक है दोस्तों, द पोएम एंड रोड द पोएम द नाइम्फ। ठीक है दोस्तों, तो द सर वॉल्टर रेलेग थे, इन्होंने द निम्फ नाम की जो पोएम थी, इनके द पैशनेट शेपर्ड टू हिज लव, इनके रिप्लाई में इन्होंने सर वॉल्टर रेलेग ने इन्होंने द निम्फ नाम की जो पोएम है वो लिखी थी। तो ये दोस्तों ये हमारा ब्रीफली जो इंट्रोडक्शन थी इनके बारे में, जो इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स थे वो हमने कर ली है। और दोस्तों जब इनकी डेथ हो गई थी, इनकी डेथ के बाद जो शेक्सपियर हुआ करते थे उन्होंने क्रिस्टोफर मार्लो को ट्रिब्यूट देने के लिए उन्होंने एक वर्क लिखा था एज यू लाइक इट नाम का। ठीक है दोस्तों, एज यू लाइक इट नाम का एक शेक्सपियर के द्वारा मार्लो को ट्रिब्यूट देने के लिए एक जो वर्क था वो उनके द्वारा लिखा गया था। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी बहुत ये जो वीडियो है हेल्पफुल जरूर लगी होगी। बाकी दोस्तों आप अपना जो सजेशन है, जो आप कह सकते हैं कि फीडबैक है, वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें, ताकि हम जो अपना कंटेंट है वो आपको जो इंप्रूव करके और भी अच्छे तरीके से आपको आगे पेश कर सकें। तो दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर कर लें, चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम इस तरह की जो वीडियोस हैं वो हम लाते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल को फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक न्यू वीडियो लेकर।